Hello dear students, welcome back to my YouTube channel. So let's discuss next sample paper of physics. So this is our fourth sample paper. So इसके पहले बेटा थ्री सैम्पल पेपर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. So इसके अलावा बेटा एक और सैम्पल पेपर है, फिफ्थ सैम्पल पेपर. So आज हम लोग फोर्थ सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे. सबसे पहले आप लोग ध्यान से क्वेश्चंस देख लीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए और बेटा इसकी जो क्वेश्चंस है खुद ड्राइव करने की कोशिश करें. ट्राई करें कि बेटा एमसीक्यूज़ आप खुद करें, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप खुद करें. आफ्टर दैट आप अपनी जो आंसर्स होंगे वो वीडियो के साथ चेक कर सकते हैं. अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं. सो बेटा सैम्पल पेपर्स आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ हेल्प के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं कि आप लोगों को अपना लेवल क्लियर हो जाए कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है, आपकी कितनी तैयारी है, या फिर आप लोगों को किस तरीके के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं. सो चलिए सैम्पल पेपर आप लोगों ने देख लिया है. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है. अगर आप लोगों ने इसके पहले 3 सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करें तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग ओपन करें. वहाँ पे आपको 3 सैम्पल पेपर्स के लिंक मिल जाएंगे और पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल फिजिक्स विद रिम्पल मैम पर मिल जाएगी. ठीक है जी. सो चलिए सबसे पहले बेटा स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए के साथ. सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ ग्लास रॉड इज़ रब्ड विद अ सिल्क. अगर आप लोगों ने ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया, इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज. तो वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा. कौन? ग्लास. क्योंकि ग्लास को आप लोगों ने रब किया. ग्लास के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्यों पॉजिटिव चार्ज होगा? प्रोटोन आर एडेड टू इट. क्या इस पे प्रोटोन्स ऐड होंगे? बेटा प्रोटोन्स का तो कोई लेना देना ही नहीं है. जब हम किसी भी दो चीज़ों को आपस में रब करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे. क्लियर हो गया. सो प्रोटॉन्स का तो कोई लेना देना है ही नहीं. सो प्रोटॉन्स को छोड़ दो. अब ध्यान देखो, अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क, इट एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज बिकॉज. बेटा पॉजिटिव चार्ज कब एक्वायर करेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेगा. In the simple language, some electrons from the glass rod is transferred to the silk. कुछ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सिल्क के कपड़े पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे. सो इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए, रॉड पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए, तभी वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया. सो इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट. सो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर. नेक्स्ट पे आओ. द चार्ज ऑन द न्यूट्रॉन इज. बेटा देखो, न्यूट्रॉन एक ऐसा एलिमेंट है जिसपे ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. ठीक है. सिमिलरली प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है. एक न्यूट्रॉन एक ऐसा एलिमेंट है जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा, ये न्यूट्रल होगा न्यूट्रॉन. सो ज़ीरो चार्ज होगा. नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब एप्सिलॉन नॉट की आप लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो चलिए सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे. F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म, सो इसे निगलेक्ट कर दो. अब जो एप्सिलॉन नॉट है इसे ऊपर ले जाओ और जो फोर्स है वो नीचे ले आओ. सो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. सो एप्सिलॉन नॉट की हमने क्या निकालना है? यूनिट्स. एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/f मतलब न्यूटन. Q1 इज अ चार्ज, दैट इज कूलम मल्टीप्लाई बाई कूलम डिवाइडेड बाई R मतलब डिस्टेंस या मीटर स्क्वायर. सो मीटर स्क्वायर. सो C इंटू C कितना आ गया? C स्क्वायर. n ऊपर जाएगा तो n-1, m ऊपर जाएगा तो m-2. सो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर. क्लियर हो गया जी. बहुत सिंपल से MCQs हैं, सो ध्यान से करना है. इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर वेरीज विथ. हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? 1/r क्यूब.
क्यूब को ऊपर लेके जाओ सो -3 आ जाएगा, सो डी ऑप्शन। ये हर एक सैम्पल पेपर में आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। सो लास्ट टाइम भी जब एमसीक्यूज़ का पेपर था उसमें भी सारे सैम्पल पेपर्स में, क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो ये मान के चलो कि दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जिनके टीचर सैम्पल पेपर्स को लेकर मतलब ज़्यादा सीरियस हैं या पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंगली ही पेपर डालते हैं, वो तो मान के चलो कि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इन अ स्पेस इनक्लोज्ड चार्ज क्यू इज। सो कितना चार्ज इनक्लोज करेगा? हमें पता है कि E किसके इक्वल है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है जी। सो कितना चार्ज एक्वायर करेगा, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर कौन सी चीज़ है जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ये रहा आपका कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जो मूव करेंगे। जैसे ही बैटरी को अटैच करा, पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा करंट फ्लो होगा और साथ ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे। सो फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटेलिक वायर इज रो। किसी एक पर्टिकुलर वायर की जो रेजिस्टिविटी हमें गिवन है रो, व्हेन इट्स लेंथ इज डबल, जैसे ही आपने इसकी लेंथ को डबल किया, इट्स न्यू रेजिस्टिविटी। बेटा एक चीज़ याद रखना, हमें पता है कि आर किसके इक्वल है, रो एल ओवर ए। अगर आप लोग लेंथ और एरिया को चेंज करेंगे तो आपकी रेजिस्टेंस चेंज होगी। जो रेजिस्टिविटी है ये कभी भी चेंज नहीं होगी विदाउट टेम्परेचर। जब तक आप टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे आपकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। सो नो नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है कि ये सेम ही आंसर रहेगा। अगर सेम ही रहेगा मतलब पहले भी उसकी रेजिस्टिविटी रो थी, अब भी रो ही रहेगी, सेम ही रहेगी। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, किलो वॉट इज अ यूनिट ऑफ। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल सा है। किलो वॉट किसके यूनिट्स हैं? सो चलिए ध्यान से टिक लगाएं और देखें कि आपके आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं सही आ रहे। सो आंसर इज एनर्जी। इसका आंसर क्या आएगा? एनर्जी। नेक्स्ट आ जाओ, द इंस्ट्रूमेंट फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ EMF ऑफ द सेल। हमें एक्यूरेट आंसर चाहिए, कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। देखो बेटा, वोल्टमीटर हमें जो वोल्टेज या EMF मेजर करने में हेल्प करेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, करंट ड्रॉन होगा। करंट ड्रॉन की वजह से इसमें थोड़ा सा एरर आएगा। मान लो 5 वोल्टेज है लेकिन आपका जो आंसर है वो 4.99 4.98 समथिंग कुछ आएगा। इसका मतलब 0.02 का एरर आ रहा है, एक्यूरेट आंसर तो नहीं आ रहा। इसीलिए वोल्ट पोटेंशियोमीटर बनाया गया। पोटेंशियोमीटर में कोई करंट ड्रॉन नहीं होगा जिसकी वजह से ये एक्यूरेट आंसर देगा। एक्यूरेट मतलब 5 वोल्ट का अगर आप लोगों ने वोल्टेज प्रोवाइड की है तो 5 वोल्ट की ही आउटपुट प्रोवाइड करेगा आपको। सो इसका आंसर कितना आएगा? पोटेंशियोमीटर। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट आ जाओ, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू इक्वल पार्ट्स। एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस R है, ठीक है। मान लो ये R रेजिस्टेंस की कोई वायर है, इसे इक्वली 2 पार्ट्स में कट कर दिया गया, मतलब कि इस तरीके से, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट्स में इसे कट कर दिया गया। दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इसे पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया। पैरेलल मतलब इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। अब देखो कितनी रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि R को डिवाइड कर दिया गया। अब क्या होगा, इक्वली पार्ट में इसे सबसे पहले तो कट किया गया। अब मान लीजिए कि आपने इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो क्या होगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/R/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R/2, क्योंकि आपने इसे इस तरीके से डिवाइड किया है।
सो पूरी रेजिस्टेंस अगर R थी तो ये कितना हो गया R/2, ये कितना हो गया R/2। अब इसको सॉल्व करके देख लो बेटा, 2 ऊपर चला जाएगा, सो 2/R प्लस 2/R, ठीक है जी। ये बन गया आपका 4/R। ये 1/RP का आंसर कितना आ गया 4 डिवाइडेड बाई R। अब इसको सीधा करके लिखो, RP इज इक्वल टू मतलब रेसिप्रोकल करके लिखो R डिवाइडेड बाई 4। क्या 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4। अभी सिमिलरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देखो, 1/RP इज इक्वल टू 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R, क्योंकि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है जी। ये बन गया 3/R, ठीक है, तीनों को ऐड कर दिया, सॉरी 9/R। सो RP का आंसर कितना आएगा, RP इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 9। 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, 3 3 जा 9। सिमिलरली 4 पार्ट्स में डिवाइड करो, 4/R प्लस 4/R। 4 प्लस कितना हो जाएगा 16। क्या हम लोग लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर? इसका मतलब हर बार आंसर स्क्वायर में आ रहा है, R डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, या फिर आ रहा है R डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, या फिर आ रहा है R डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर, मतलब कि R डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाओ, एक चार्ज है Q एट रेस्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स B, फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब ध्यान से देखो, वो रेस्ट पे पड़ा है, कोई चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है जो रेस्ट पे है। अगर रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, होगी नहीं। सो पर्टिकुलर अगर कोई चार्ज है इसके आसपास, मैग्नेटिक फील्ड कब होगी, जब ये मूव करेगा। अगर कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है देन ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज हेयर, बट मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फोर्स भी नहीं होगी। सो क्या होगा, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही ज़ीरो है। सो सारा कुछ क्या आ जाएगा, ज़ीरो। सो उन्होंने पूछा कि फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज, फोर्स कितना होगा, ज़ीरो। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ I, करंट I कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस R। अब मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, B पता करनी है कि कितनी है। एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस R, ठीक है, ये आपकी पर्टिकुलर कॉइल, कोई कॉइल है जिसका रेडियस कितना है, R है। यहाँ पे आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, करंट I इसमें फ्लो हो रहा है। सो B मतलब कितना होगा आपका। सो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक सिखाई थी, मैग्नेटिक फील्ड वाली ट्रिक सिखाई थी। B इज इक्वल्स टू μ0/4π, देखो आएगा ही आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर भी आएगा ही आएगा, क्योंकि क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। अगर सेंटर है तो पूरे का पूरा सर्कुलर जो सर्कल ही बनेगा। सो पूरे सर्कल का फॉर्मूला कितना है 2πr। बेटा ये ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ। मल्टीप्लाई बाय I/R स्क्वायर तो आपने लिखना ही था। 2 के साथ 2 कैंसिल, पाई के साथ पाई कैंसिल, R के साथ एक R कैंसिल, फाइनली कितना बच गया μ0I डिवाइडेड बाई 2R। अगर आप लोगों ने ये ट्रिक नहीं देखी हुई, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों सैम्पल पेपर्स के बाद में एक लिंक मिल जाएगा ट्रिक वाला, जो जिसमें ये मैंने ट्रिक एक्सप्लेन किया है कि आप लोगों शॉर्टकट में कैसे आप लोग इजीली ये वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। इसको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सिंपल ट्रिक के साथ इसे लर्न कर सकते हो। सो μ0I डिवाइडेड बाई 2R। सो इसके अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन नंबर B आ गया, इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर इज, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आइडियल अमीटर की वैल्यू कितनी होगी। देखो जो अमीटर है ये करंट को मेजर करने में हेल्प करेगा। अगर ये मेजर करने में हेल्प करेगा, अगर इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली एरर देगा। सो हमें एक ऐसा अमीटर चाहिए जो करंट बिल्कुल करेक्ट दे और इसमें ज़ीरो रेजिस्टेंस हो। सो वी विल ट्राई कि ज़ीरो रेजिस्टेंस वाला हम लोग अमीटर यूज़ करें, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, उसकी कोई ना कोई रेजिस्टेंस रहेगी। लेकिन अगर हम लोग आइडियल अमीटर की बात करें तो इट शुड बी ज़ीरो रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एट मैग्नेटिक पोल एंगल ऑफ डिप इज, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ईजी सैम्पल पेपर है ये वाला। 14th का क्या आएगा
कि आपका जो एट द मैग्नेटिक पोल एंगल ऑफ डिप एंगल आपका कितना होगा, 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट आ जाओ, इफ़ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज ज़ीरो, अगर मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो होगा द सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस कौन सा होगा, इट विल बी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। बेटा प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़नी है, इस चैप्टर में कोई और चीज़ें ज़्यादा पढ़ने वाली है ही नहीं। आप लोगों को प्रॉपर्टी अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे, आपका डेफिनेटली 4 मार्क्स का जो पेपर है, 4 मार्क्स का जो पेपर है 100% इस चैप्टर में से कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो सॉफ्ट आयरन का बनाया जाता है। क्यों बनाते हैं सॉफ्ट आयरन का, क्योंकि ये इजीली मैग्नेटाइज और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाए। ठीक है जी, मतलब जैसे इसको वर्किंग में लेके आए तो इजीली काम करे, अगर वर्किंग हटा दिया जाए तो इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाए। अब ध्यान से देखो, आप लोगों ने ये वाली कर्व की होगी, ये मोटी वाली कर्व जिसकी रिटेंटिविटी भी हाई होगी और करेसिविटी भी हाई होगी। लेकिन सॉफ्ट आयरन क्या है, एक पतली सी कर्व है, ये वाली पतली सी कर्व, ठीक है, जिसकी रिटेंटिविटी भी लो होगी और करेसिविटी भी लो होगी। सो हमें ऐसा एक मटेरियल चाहिए जो इजीली मैग्नेटाइज और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाए। दोनों चीज़ें हमें क्या चाहिए, लो चाहिए। सो लो रिटेंटिविटी एंड लो करेसिविटी। सो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। सो इसका बेटा करेक्ट कर लो, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गैल्वेनोमीटर कैन बी चेंज इनटू एन अमीटर। ये भी मैंने आप लोगों को एक ट्रिक के साथ सिखाया है। आप लोगों ने एक सिंपल सी ट्रिक सीखनी है, एपी सीरीज और वीएस। ठीक है, ए मतलब अमीटर, अमीटर को अगर आप लोगों ने गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करना है, ये ट्रिक तभी यूज़ होगी अगर आप लोग कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर कर रहे हो। ठीक है जी। सो अमीटर को किस में जोड़ना होगा, पैरेलल में। अभी इन्होंने पूछा है कि गैल्वेनोमीटर कैन बी चेंज इनटू एन अमीटर। अमीटर में कैसे जोड़ेंगे, जब पैरेलल होगा। कब पैरेलल होगा, विद लो। ठीक है, इसमें होगी हाई रेजिस्टेंस और इसमें होगी अमीटर में लो रेजिस्टेंस। वैसे भी हमें पता है कि जो अमीटर है वो लो रेजिस्टेंस का ही रहेगा। सो लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सो यहाँ पे लिख दो लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। नेक्स्ट इज 1 टेस्ला इज इक्वल टू। अब 1 टेस्ला किसके इक्वल है, 10⁴ गॉस के इक्वल। सो 10⁴ मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। बेटा ये सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आप लोगों को एक्यूरेट की बुक में मिल जाएंगे। अगर आप लोग एक्यूरेट की बुक फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को मिल जाएंगे उसमें। ठीक है जी, अदरवाइज डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। मॉडर्न दिनेश की बुक में से भी बैक क्वेश्चंस अगर आप करोगे तो उनमें से भी ये क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे। अ मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा। अगर आप लोगों ने कोई मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, ये रही आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, और थीटा एंगल के साथ आपने कोई यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इस तरीके से रख दिया। इट एक्सपीरियंस, ये क्या क्या चीज़ों को, किन चीज़ों को एक्सपीरियंस करेगा। अब देखो, ये वाला चार्ज पार्टिकल इस तरफ जाएगा और ये वाला डाइपोल का जो पोल होगा वो इस तरफ जाएगा। सो इट मीन्स कि यहाँ पे कोई ना कोई ट्विस्ट आएगा ही आएगा, मतलब टॉर्क तो होगा ही होगा। लग गया टॉर्क। यहाँ पे कितना होगा, क्यू बी वैक्टर, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो क्यू बी वैक्टर माइनस क्यू बी। अगर हम लोग फोर्स को ऐड करें, दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स, बिकॉज बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो बोथ आर कैंसल आउट विद ईच अदर। दोनों ही कैंसल आउट हो गए, मतलब कि फोर्स आपका जीरो हो गया, लेकिन टाउ की कोई ना कोई वैल्यू आपके पास होगी। सो टाउ इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द मैग्नेटिक फ्लक्स। आप लोगों को फ्लक्स गिवन है, फाई इज इक्वल टू 5t² माइनस 4t + 1। वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF। सो बेटा EMF का आंसर कितना आएगा, d∅ डिवाइडेड बाई dt। अब इसका डेरिवेटिव ले लो। सो 2 आगे चला गया, 10t माइनस यहाँ पे वैल्यू कितनी है 1, सो 4 1 ज़ा 4, t अब खत्म हो गया। 1 का अगर आप डेरिवेटिव लोगे तो 0 आंसर आएगा। t की वैल्यू हमें गिवन है 0.2, सो E इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 0.2 माइनस 4। अब बेटा ये वाला डेसिमल रिमूव कर दो, 10 के साथ 10 कैंसिल। अब 2 में से 4 गए, मतलब कि -2 वोल्टेज। सो -2 वोल्टेज। अब देखो अदरवाइज हमारा आंसर क्या होगा,
E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt। इसका मतलब ऑलरेडी माइनस एक बाहर चल रहा है, सो माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो प्लस 2v। देखो पहले जब मैंने स्टार्ट करा तो मैंने माइनस को निग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों ही आंसर गिवन है, दैट इज़ वाई मैंने बाद में माइनस लगा दिया यहाँ पे। सो माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया, सो अगर कैंसिल हो गया सो फाइनली वी गेट 2 वोल्टेज आंसर। क्लियर हो गया जी। सो सिंपल से बेटा क्वेश्चन है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे बेटा तब ही आपके एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज बेटा ये एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन पंजाब बोर्ड में ये चीज़ स्पेशल बोली गई है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे। सो अगर सैम्पल पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो बेटा हल्के फुल्के इस तरीके के क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाना, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, द पावर फैक्टर वेरीज बिटवीन, पावर फैक्टर 0 से लेके 1 तक वेरी करेगी, सो 0 से 1 तक आंसर। अ ट्रांसफॉर्मर स्टेप और स्टेप डाउन, स्टेप अप या स्टेप डाउन होगा तो एसी में होगा, डीसी में होगा, आइदर एसी और डीसी, एसी मिक्स विद डीसी। देखो डीसी में तो काम ही नहीं करता, ट्रांसफॉर्मर एसी को कन्वर्ट करेगा, एसी को मतलब फर्दर मूव ऑन करेगा। ये जो हमारी कर्व है इसी को फर्दर अपवर्ड स्टेप डाउन या स्टेप अप में यूज़ करेंगे। सो ट्रांसफार्मर में ओनली एसी यूज़ करेंगे, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओजोन इज फॉर्म्ड इन, ओजोन कहाँ पे बनेगी, ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में बनेगी, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, द शेप ऑफ equipotential surface due to point charge is, the shape of equipotential surface, equipotential surface जिसकी हर surface के ऊपर potential सेम रहे, ऐसा कोई potential जिस पे हर point पर जो potential है वो क्या रहे, सेम रहे at a point change is spherical। सो वो स्फेरिकल शेप में ही होगा। सो अभी मैंने डायग्राम बनाकर दिखाई कि ये स्फेरिकल शेप में होगा, सो दिस इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, किरचॉफ्स लॉ आर यूज टू एनालिसिस इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट को एनालिसिस करना हो देन वी आर यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, सो दिस इज़ अ राइट, ये भी ट्रू हो गया क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक सर्किट, चाहे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ ले लो चाहे सेकेंड लॉ, बोथ आर यूजिंग फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट्स। नेक्स्ट आ जाओ, जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो क्यूरीज लॉ को ओबे करेगा, सो क्यूरी को ये ओबे नहीं करेगा, सिर्फ पैरा और डायामैग्नेटिक ही करता है। सो पैरा और फेरामैग्नेटिक ही ओबे करेगा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस ओबे नहीं करेगा, सो फॉल्स आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर कंप्लीट साइकिल इज 0। अगर एसी एवरेज वैल्यू निकालें एसी की ओवर अ कंप्लीट साइकिल क्या होगा, 0 होगा, सो दिस इज ट्रू। ये हमने आर्टिकल भी करा है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एवरेज वैल्यू वाला आर्टिकल, उसमें आंसर आया था हमारा 0। नेक्स्ट आ जाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्सल नेचर, क्या ये ट्रांसवर्सल है, सो डेफिनेटली है। अगर आप 5th यूनिट पढ़ चुके हो उसकी पहली लाइन ही ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्सल इन नेचर। नेक्स्ट इज टू, जो लाइन है इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स है क्रॉस नहीं करेंगी एक दूसरे के ऊपर, क्यों नहीं करेंगी, इसका मतलब अगर एक ही पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है इसका मतलब इसके 2 डायरेक्शंस होंगे, इसका मतलब 2 टेंजेंट होंगे, 2 टेंजेंट या 2 डायरेक्शंस आर नॉट पॉसिबल, इसका मतलब 2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी दे नेवर क्रॉस विद ईच अदर। नेक्स्ट आ जाओ, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो Q इज इक्वल टू NE, N पता करने के लिए बोला गया, सो Q डिवाइडेड बाई E, Q की वैल्यू 1, E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व करके देख लो, 1 ओवर मतलब 0.825 समथिंग कुछ आंसर आएगा आपका। सो प्लीज़ ये सॉल्व करके देख लो, ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, सॉल्व करके देख लो फर्दर आपका कितना आंसर आएगा। नेक्स्ट है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड, किन किन चीज़ों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी, आपका जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा आप यूज़ कर रहे हो, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, ये चीज़ें, ठीक है। सो फैक्टर्स बोला है उन्होंने, ये हो गए उसके फैक्टर्स।
नेक्स्ट आ जाओ, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ohm इज स्ट्रेस्ड डबल टू इट्स लेंथ इट्स न्यू रेजिस्टेंस। अब देखो लेंथ को डबल कर दिया गया, L डैश इज इक्वल टू 2L। अगर L डबल हो गया तो एरिया डेफिनेटली हाफ हो जाएगा। सो व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस, रो L डैश ओवर A डैश। सो वैल्यूज पुट करो, L डैश मतलब 2L डिवाइडेड बाई A बाई 2, सो दिस इज 4 रो L ओवर A। What is rho L over A? That is R. So R dash is equals to 4R. R की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है 1 ohm, सो 1 ohm पुट करें, सो R dash कितना आ गया आपका 4 ohm। सो फाइनल आंसर इज 4 ohm। नेक्स्ट है, बाकी सारे बेटा सिंपल क्वेश्चंस हैं। अगर इनमें से किसी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। 11th क्वेश्चन देख लीजिए, अ सॉलिड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर आप लोगों को लेंथ गिवन है, हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स 150 टर्न्स और करंट 2.1 एम्पियर, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ द सोलेनाइड। इंटीरियर ऑफ द सोलेनाइड मतलब सोलेनाइड के अंदर की तरफ आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो चलिए बेटा, सबसे पहले आप लोगों को स्मॉल n की वैल्यू पता होनी चाहिए। सो स्मॉल n इज इक्वल्स टू कैपिटल n ओवर l। सो कैपिटल n की वैल्यू आप लोगों को गिवन है 150 नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। अब देखो बेटा, लेंथ हमें गिवन है सेंटीमीटर्स में, लेकिन हमें लेंथ सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, हमें लेंथ चाहिए मीटर्स में। सो 30 सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करो, सो दिस इज 0.30। क्लियर हो गया इतना बात। अब डेसिमल्स रिमूव कर दो, 0 के साथ 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, सो दिस इज 500। अब स्मॉल n की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, 500 टर्न्स। क्लियर हो गया जी, दिस इज 500 टर्न्स। सो स्मॉल n हमें पता चल गया। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीरियर ऑफ द सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। व्हाट इज म्यू नॉट, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -7। n की वैल्यू स्मॉल n की वैल्यू कितनी है 500, और करंट कितना गिवन है, करंट इज 2.1, करंट इज 2.1, सो 2.1 डेसिमल रिमूव कर दो, 0 के साथ 0 कैंसिल, सो पाई की वैल्यू बेटा 3.14 पुट करें या 22/7, 22/7 कर लो तो ज़्यादा बेटर है बिकॉज कटिंग हो जाएगी। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -7 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 21, 7 3s are 21, सो बेटा 4 3s are 12। अब इसे कैलकुलेट करके देख लो आप लोग। सो कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा 12900 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -7। ये जो 2 0 है इसके साथ शिफ्ट कर दो या 4 0 शिफ्ट करिए, 1.29 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 407 में से 4 गए तो आपके पास बच गया माइनस के 3 या माइनस के 3। ठीक है जी, इतना टेस्ला। आप लोग एक बार प्लीज़ कैलकुलेशन खुद ट्राई करके देख लीजिए, क्योंकि मैंने अभी स्क्रीन पे ही सॉल्व करा है, यहाँ तक तो कोई मिस्टेक नहीं है, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए। सो प्लीज़ कैलकुलेशन खुद करके देखिए। और बेटा ये मेरी यूट्यूब की ही स्टूडेंट है जिसने टेलीग्राम चैनल पे सॉल्व करके सैम्पल पेपर सेंड किया था, मतलब न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करके सेंड किए थे। सो इस बच्चे का आंसर में थोड़ी बहुत चेंजेस आ रही हैं, मतलब सिर्फ कैलकुलेशन में ही। ठीक है जी, सो एक बार आप लोग चेक भी कर सकते हैं। अगर किसी भी बेटा पर्टिकुलर स्टेप में आप लोगों को कोई दिक्कत हो, कुछ परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 12 पे, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क, मतलब टाउ पता करना है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब इसे आप रखोगे। ठीक है, M क्रॉस B वेक्टर वाला जो आर्टिकल है वो वाला आर्टिकल आप लोगों ने प्रॉपर ड्राइव करना है। नेक्स्ट है, हाउ कैन अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस की वोल्ट मीटर आप लोगों को गिवन है, मेजरिंग 10 वोल्ट टू बी यूज टू मेजर द करंट I आप लोगों को गिवन है। सिंपली हाउ कैन अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 200 ohm एंड मेजर्स 10 वोल्ट बी यूज टू मेजर अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर। सो देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे।
और ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पंजाब बोर्ड में तो कभी नहीं आया अभी तक। सो चलिए सैम्पल पेपर में आया तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करके जाएंगे। हाउ कैन अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम, इसका मतलब वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस हमें गिवन है VR इज इक्वल्स टू 200 ओम। नेक्स्ट मेजरिंग 10 वोल्टेज, अगर वो उसकी जो वोल्टेज है वो कितनी मेजर करेगा, 10 वोल्टेज इज यूज टू मेजर अ करंट ऑफ 5 अम्पेयर, अगर वो करंट कितना मेजर करेगा, 5 अम्पेयर मेजर करेगा। क्लियर हो गया जी। अगर ऐसी कोई चीज़ आए इसका मतलब हमें कोई ऐसा लो जो भी मतलब करंट 5 एम्पियर है या कुछ भी है, इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा डिवाइस होगा जो करंट को मेजर करने में हेल्प करेगा। अब हेल्प कौन करेगा, अम्पेयर। अगर अम्पेयर करंट को मेजर करने में हेल्प करेगा मतलब कोई लो रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर है जिसे कि किसी लो रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया है। ऐसा हम लोगों ने कौन सी चीज़ पढ़ी है, गल्वेनोमीटर वाला। गल्वेनोमीटर बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, कन्वर्जेंस पढ़ी है अमीटर और वोल्ट मीटर वाली। मतलब वही क्वेश्चन इन्होंने घुमा फिरा के इस तरीके से दिया है कि आप लोगों के पास एक रेजिस्टेंस है, आपने एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस को कनेक्ट किया जिसे हम लोग बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। ठीक है जी, शंट रेजिस्टेंस S है और आपके पास एक मेन वोल्टेज है जिसकी वोल्टेज कितनी है, VR हमें गिवन है 200 वोल्ट। यहाँ पे कोई करंट आई जा रहा है जिसकी करंट की वैल्यू कितनी है, 5 अम्पेयर। अब मान लो यहाँ पे जो करंट जा रहा है ये करंट कितना होगा आपका, IR, और इस तरफ आपका करंट कितना चल गया, I माइनस IR। इतनी चीज़ हो गई क्लियर। ठीक है जी। अब कोई भी अभी इतना पता है कि वोल्ट मीटर अगर आप लोग कनेक्ट करोगे तो उसकी रेजिस्टेंस लार्ज होगी, अगर अमीटर है तो उसकी रेजिस्टेंस लो होगी। इतना हो गया। अब इसकी जो करंट इनटू वोल्टेज होगी और इसका करंट इनटू जो वोल्टेज होगी, बोथ आर इक्वल, ये इक्वल होगी। अब चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आएगा। मतलब VR मल्टीप्लाई बाय VR में कौन सा करंट जा रहा है, IR इज इक्वल टू S आपका जो रेजिस्टेंस है उसमें कितना करंट जा रहा है, I माइनस IR। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ S पता करना है कि S कितना होगा। सो S इज इक्वल्स टू VRIR डिवाइडेड बाय I माइनस IR। इतना हो गया जी क्लियर। सारी चीज़ें लिख दूँ कि आपको क्या गिवन है, VR भी गिवन है, I भी गिवन है। ठीक है, जो चीज़ें गिवन है वो लिखते जाओ। V गिवन है, VR गिवन है, I गिवन है। सो हमने उसे कनेक्ट कर दिया जो गल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस वाली, ठीक है, टर्म है, एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे कितना है VR और करंट कितना फ्लो कर रहा है यहाँ पे, IV या IR, जो भी आप लोग लिखना चाहते हो, I। ठीक है, अब देखो जितना करंट यहाँ पे होगा उसकी सेम यहाँ पे, बोथ आर इक्वल। ठीक है जी। सो इसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल। वोल्टेज V इज इक्वल टू IR इक्वल हो जाएगी। सो IR मतलब IVR, I इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, IV, और रेजिस्टेंस यहाँ पे कितनी है, VR। नेक्स्ट कितना है, अगेन I मतलब I माइनस IV, और रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है, S। सो जस्ट वैल्यूज पुट करी और वैल्यूज पुट करने के बाद इसे सॉल्व करना स्टार्ट करो। व्हाट इज IV हमें नहीं पता। सो V किसी के इक्वल है, IR के। सो I इज इक्वल टू V ओवर R मतलब वोल्ट मीटर जो रेजिस्टेंस है दैट इज VR। सो V डिवाइडेड बाय VR। V की वैल्यू कितनी है, 10 गिवन है, VR की वैल्यू 200। जस्ट सॉल्व इट, वी गेट 0.05। नाउ पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। ठीक है, उसके बाद तो आपको जस्ट वैल्यूज ही पुट करनी है। पुट करके इसे सॉल्व करके देख लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 50 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट। 50 माइक्रो कैपेसिटर मतलब C वैल्यू गिवन है 50 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
मतलब V गिवन है 100 वोल्टेज, हैंड फ्रिक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्स. डिटर्मिन द रूट मीन वैल्यू ऑफ द करंट.
इन द सर्किट। सो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आप लोगों को सिंपल पता करने हैं जस्ट। सो ये क्वेश्चन भी बेटा स्टूडेंट ने ही सॉल्व करा है। सो सिंपल इम्पिडेंस ऑफ द कैपेसिटर गिवन है, सो उसकी वैल्यू पुट करें। व्हाट इज म्यू, म्यू इज इक्वल टू 2 पाई, सॉरी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू, म्यू लिखे चाहे एफ लिखे एज योर विश, जिस भी टर्म्स में आप लोग कंफर्टेबल फील कर रहे हो, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद बेटा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की वैल्यू आप लोगों ने निकालनी है। वी किसके इक्वल है, आई आर, आई मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आर एम एस, वी की जगह पे आप लोग लिख सकते हो ई एम एफ, आर मतलब कैपेसिटर की रेजिस्टेंस, सो एक्स सी सारा कुछ देन आप लोगों को गिवन होगा। ई जो गिवन है, ठीक है, एक्स सी, एक्स के पैर में सी डालना है बेटा, एक्स के पैर में सी, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, सॉल्व करो, सिंपल आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Next is calculate the magnitude of induced EMF in the coil of induction 1 megahertz. 1 megahertz मतलब 1 into 10 raised to the power minus 3 hertz in which the current is changing from this to this in 0.01 सेकेंड। मतलब कि टाइम गिवन है, करंट मतलब कि I1 और I2 आप लोगों को ये चीज़ें गिवन है। magnitude of induced EMF we have to find the magnitude of induced EMF. so simple बेटा फॉर्मूला सिंपल, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, सारी टर्म्स आप लोगों को गिवन है, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करें और आंसर सॉल्व करें। सो इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई ओवर डी टी। इंड्यूस्ड EMF L इज इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज को कन्वर्ट कर दें 10 रेज़ टू दी पावर -3। अच्छा, जब आप लोग बेटा सॉल्व करोगे ना तो आप लोगों को कभी भी ऐसे यूनिट्स नहीं लिखने होते, ठीक है, यूनिट्स नहीं लिखने आप लोगों ने। क्योंकि ये भी स्टूडेंट ने ही क्वेश्चन सॉल्व करा है, सो मैंने डायरेक्ट वही पिक्चर यूज़ कर ली। आप लोगों को हर एक स्टेप में आप लोगों ने यूनिट्स नहीं लिखने, लास्ट में ही लिखोगे डायरेक्ट। यहाँ पे जब आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है तो सॉल्व करके मतलब कन्वर्ट करके ही पुट करो 1 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -3 हर्ट्ज, ठीक है जी। मतलब हर्ट्स वगैरह या यूनिट्स आप लोगों को नहीं पुट करने, लास्ट में पुट करना ही करना है। अगर नहीं पुट करके आओगे लास्ट में, अगर आप यूनिट्स नहीं लिखोगे तो आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। इसलिए लास्ट में यूनिट्स ज़रूर लिख कर आए, ठीक है। क्योंकि ये बेटा स्टूडेंट ने सॉल्व करा है तो मैंने ये क्वेश्चन खुद सॉल्व नहीं करके देखा, यही वाला क्वेश्चन। अदरवाइज तो बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन आप लोगों ने एक बार इसे क्रॉस चेक ज़रूर करना है। अगर कोई आंसर में मिस्टेक हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे देना, फिर मैं खुद सॉल्व करके बता दूंगी। सिर्फ यही क्वेश्चन, इसके पहले वाले क्वेश्चन सारे हमने सॉल्व करे हैं। नेक्स्ट तो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सियल लाइन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉस थ्योरम वाला बेटा थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट वाला, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैपेसिटर वाला बेटा डाइलेक्ट्रिक स्लैब एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके पेपर में आने के चांसेस 99.9% है। इसे बहुत अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट है n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आप लोगों ने सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करें तो कैसा केस होगा, मतलब कैपेसिटर इन सीरीज और कैपेसिटर इन पैरेलल वाला जो आर्टिकल आप लोगों ने सॉल्व करना है। ये था बेटा हमारा सैम्पल पेपर 4। अगर किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो इस सैम्पल पेपर में आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके बाद हम करेंगे सैम्पल पेपर 5। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी सैम्पल पेपर आपके स्कूल टीचर्स ने आपके साथ शेयर करे हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, इसके आंसर्स आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है जी। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो अपने मैम को याद ज़रूर करें, रिम्पल मैम को याद ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।